वेलकम टू speedearning.com, stockforexcourse.com। दोस्तों, मैं पंकज जैन अपनी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी कहानी क्या है? हर एक आम मिडिल क्लास इंडियन की कहानी जो आप सबको रिलेट करेगी। ऐसा कुछ खास नहीं है, पर समझना चाहें, ध्यान देना चाहें तो उन लोगों को जो सचमुच परेशानी में होते हैं काफ़ी तसल्ली मिलती है, बहुत हौसला मिलता है। ऐसा मुझे आप लोगों से कमेंट मिल रहा है, तो मुझे फिर से और अगले एपिसोड सुनाने की इच्छा भी हो रही है। आज मैं बात करूंगा अपने रिलेशनशिप की, अपनी शादी की, क्योंकि ये एक बड़ा पार्ट होता है। इसके बारे में आप समझेंगे, क्योंकि एक और एपिसोड में आप मेरे माता पिता के बारे में जानेंगे। उनके बारे में आपको पता लगेगा कि वो उनके साथ मेरे रिश्ते क्या रहे, कैसे बने, क्या हुआ। फिर बात आती है बीवी की। तो रिलेशनशिप का किस्सा ऐसा रहा कि मैं जब जॉब कर रहा था तो शुरू में वही छोटे मोटे स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम के अफेयर्स होते हैं आपके, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, फिल्में देख के, सीरियल देख के आपका भी एक पार्टनर होना चाहिए। पर वो रिश्ता जब चला जाता था तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आता था 17 की उम्र में, 18 की उम्र में, कि अरे ठीक है भैया, रात गई बात गई, और कोई आएगा। आप कोई वो कौन सा गाना था, बोले छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। इस तरह की बातें दिमाग में रहती है। फिर हम अपनी आदर्शवादी किताबों में चले गए, शायरी वायरी ये वो सब पढ़ ली हमने। तो जब आदर्शवादी आइडियल बातें पढ़ते हो, ख़ास तौर पे विवेकानंद की बातें या राहुल सांकृत्यायन टाइप की बातें, जो घुमक्कड़ शास्त्र की बात कर रहा था मैं, तो वहाँ पे जाके दिमाग में ये बात आने लगी। चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ रहा था मैं, तो वहाँ पे ये बात दिमाग में आ गई कि भैया, अब जीवन में कोई स्त्री, कोई औरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे आज़ादी रहती है। और आपको लगता है आज़ादी, लेकिन आप होते हैं कंट्रोल फ्रीक। आदमी अपने हाथ से कंट्रोल खोने में डरता है, क्योंकि जिन चीज़ों को वो खुद कंट्रोल कर सकता है वहाँ उसको फ़र्क नहीं ले, लेकिन कहीं कोई दूसरा जिंदा इंसान आ जाए जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओ, और अपने आसपास की चीज़ों में अगर आपको ऐसा लगने लगता है कि यार देखो गड़बड़ हो रही, तो आप और ज़्यादा उस चीज़ पे जा सकते हो। तो मैंने कसम खा ली कि भाई कोई औरत मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। और मैंने कई बार कहा है कि जब आप बहुत आदर्श बनने की कोशिश करते हो ना, तो ऐसा हो सकता है कि आप साधारण भी न रहो, आप कोई अलग ही रास्ते पे निकल जाओ। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए। तो पता चला कि मेरी रिलेटिव ही, जो कज़िन होती थी मेरी, वो मेरे करीब आ गई, और मैं बिल्कुल दरवाज़ा बंद करके बैठा हूँ। लेकिन जब आप इतने वल्नरेबल हो चुके हो ज़िंदगी में, आप पूरे रूखे सूखे हो, तो ये हो सकता है आपके साथ कि आपका झुकाव हो जाए। तो हम एक प्लेटोनिक लव में चले गए। आपने वो वाला एपिसोड देखा ना, मैं 150 किलोमीटर पैदल चला। मेरा एक सीरियस अफेयर हो गया, वो वाला बिल्कुल आसमानी सुल्तानी वाला, जिसमें मैं मजनू बनने को राजी था। और जब वहाँ दिल टूटा और मैं बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी ख़त्म करने के जगह से वापस आया, और वहाँ पे जो मेरा कनेक्शन बनता है अपनी फैमिली के साथ में, कि जब आप टूटते हो तब आपको अपनी फैमिली काफ़ी याद आती है, और आप उनको समझने भी लगते हो। अंदर से मैं उजाड़ हूँ, पर मैं अभी अपनी फैमिली के साथ हूँ। इस तरह की स्थिति बनी, और ऐसे में एक लड़की दिखी मुझे। फिर से जब आप कहते हो ना कि अब कोई नहीं चाहिए, और अब तो मुझे शायद कभी प्यार हो ही नहीं सकता, और ज़िंदगी तो अब ख़त्म है, किसी तरह गुजार लेंगे, और ये सब बातें चल रही है। क्या पता ये किसकी वजह से चलती है, यश चोपड़ा साहब का इसमें रोल है या किसी और का रोल है, मालूम नहीं। आप मूवी शूवी ये वो बुक वुक पढ़ते हो, और अब बस अपने फंडेबाजी जो भी दिमाग में आपने सुना है उस तरीके से आपका दिमाग चलने लगता है। तो हमने कहा और तो कोई आ नहीं सकता। और जब आप ऐसे ऐसे दावे करते हो तो पता नहीं पीछे से सेंध लगा के कौन घुस जाता है। तो एक बंदी आ गई, मुझे वो पागल की तरह लगती है, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसको देखता हूँ तो थोड़ा ठीक लगता है। मैं उसको पागल की तरह लगता हूँ। हम एक दूसरे से लगभग नफरत ही करते थे। और वो हमारे घर पे आती थी, मेरा ब्रदर उसको ट्यूशन पढ़ाता था, और बाकी मेरी भाभी की बहन की तरह वो थी। और बोले कि नहीं ऐसे में तो इनके साथ बड़ा अच्छा इनका संबंध हो गया। तो मुझे बड़ी चिढ़ आती थी, मुझे लगता था कौन है यार ये। अब हुआ ऐसा कि जब मेरा
भतीजा पैदा हो रहा था, तो बड़ा वाला भतीजा उसको मैं छोड़ने जाता था कि ऐसा चलो अभी इस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो वो वहाँ पे खेलने लग जाएगा, तो मैं उसको खेलने के लिए छोड़ने जाने लगा थोड़ा बहुत। तो मुझे वहाँ थोड़ा अच्छा लगने लगा, मतलब कभी कभी ये कि नहीं नहीं नहीं, अरे बेकार बेकार, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और आप 5 मिनट के लिए रुक जाते हो, फिर आपको अच्छा लगने लगता है, फिर आप 5 मिनट रुक जाते हो, अच्छा लगने लगता है। तो वहाँ एक अफेयर सा डेवलप होने लगा। अब डेवलप होने लगा तो ऐसा नहीं था कि सामने जो बंदी थी वो कोई बहुत मैच्योर और बहुत समझ वाली हो, ऐसा मुझे मालूम है। मेरी नज़र में तो बच्ची थी, और बच्ची थी ही, ऐसे समझो। क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी कभी कब बाद में पलट के देखता हूँ तो इंडिया में प्यार तो कम होता है, मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है। तो कहीं आपको ऐसा लगा कि भाई बहुत चैलेंजिंग लड़की से तो आप खुद ही भाग जाते हो दूर, और कहीं कोई ऐसी बंदी मिल जाए जिसको आप अपने तरीके से तैयार कर सको और बहला फुसला सको, तो हो सकता है आपने उसको प्यार का नाम दे दिया हो। खैर जो भी हो, इसकी पड़ताल तो अब आपको करते रहना पड़ेगी। आगे चलते हमारा धीरे धीरे एक अफेयर डेवलप होने लगा, और फिर पता लगता है कि नहीं यार, वो बंदी भी जो थी उसका कहीं किसी के साथ थोड़ा सा अटैचमेंट है। क्योंकि वो था ना, वो 7 दिन में कि कुंवारी लड़की तो एक आईने की तरह होती है, जो सामने आके खड़ा हो जाए उसका अक्स नज़र आने लगता है। उस तरह के दौर में हम लोग थे। तो ईमानदारी से मैं भी उस बात को समझ सकता था, क्योंकि मैं अनुभवी था। मैं राम नहीं था तो मैं सीता ढूंढ भी नहीं रहा था। तो अब क्या हो रहा है कि हम आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बात बन नहीं पा रही। वो अधूरी अधूरी बात से हम फ्रस्ट्रेट होने लगे। तो फिर मैंने एक चिट्ठी लिखी। पहले बचपन से सुनता आ रहा था कि भाई जब भी कभी अफेयर हो तो लिखित में कुछ मत देना, वो आपके खिलाफ सबूत का काम करता है। लेकिन जब आपका दिल बावला होने लगता है तो आप हर वो चीज़ कर लेते हो जो नियम के खिलाफ थी। तो मैंने चिट्ठी लिखी और वो उसकी किताब में फंसा दी कि भाई ये होमवर्क है। अब उसने होमवर्क देखा, और मैंने कहा भाई पूरा करके लाना, सॉल्व करके। तो फिर मुझे लगा कि भाई वो होमवर्क पूरा होगा नहीं होगा, क्या होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ा बवाल मच जाए। तो वो होमवर्क कंप्लीट करके ले आई। फिर होमवर्क के सिलसिले चलने लगे। तो पहली जो चीज़ मैं कहूँगी कि हमारा कम्युनिकेशन हुआ, और ये जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है ना, ये कमाल का होता है। हम फ़ोन पे बातें करते थे, या उस वक्त हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स तो थे नहीं, हम चैट तो कर ही नहीं सकते थे, तो बड़ी मुश्किल से बात कर पाते थे। लेकिन ये जो रिटर्न कम्युनिकेशन, जो आप सोच के महसूस करके लिखते थे, उससे जो बात बनी उसमें हम एक दूसरे को काफ़ी जानने लगे। बल्कि पीछे क्या हुआ, आगे क्या सपने देखते हैं, वो सब लिखने की बात हुई। मैं तो अपने कवि हृदय से, शायर के दिल से लिखता था, लंबा चौड़ा फैला फैला के। वो भी कहीं अपने कुछ दिल की बातें थी, थोड़ी बहुत लिखती थी, बाकी थोड़ी आलसी थी, तो उसमें आई लव यू करके वो पेज भर देती थी, और हमारा कम्युनिकेशन हुआ। अब मुझे लगने लगा कि भाई, अब उतावले तो आप कैसे होते हो कि पहले तो आप कह रहे थे कोई चाहिए ही नहीं आपको ज़िंदगी में, और अभी जब दिल टूटा था, जब मैंने कहा ना दिल नहीं टूटता, धारणाएं टूटती है, तो धारणा टूटी है तो मैं आज मान रहा हूँ, उस वक्त तो दिल ही टूटा था। तो दिल टूटा था, तब हमने कहा अब तो कुछ होगा ही नहीं भी, ज़िंदगी किसी तरह गुजार लेंगे। और अब इतने उतावले हो रहे हो कि अब ये रोज़ चाहिए और शादी करनी है फटाफट। तो शादी करनी है तो क्या करें। मैंने कहा कि यार मैं तेरे पापा से बात करने आ रहा हूँ। बोले नहीं 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 नहीं। और मैंने कहा क्या नहीं नहीं नहीं, डर गई यहीं से। तो बोले वाह ठीक है आ जाओ। अब मैं चला बात करने के लिए। तो मेरा एक दोस्त मेरे को बाइक पे छोड़ रहा है, और उनके घर मेरा आना जाना तो था भाई। वो मुझे ऐसे जानते थे कि हाँ ये पंकज सर हैं, और उनका छोटा भाई जो हमारे स्कूल में पढ़ता था, तो वो जानते थे कि हाँ ये सर है। अब मैं गया वहाँ पे, बोले आइए आइए सर, ये वो बैठा, मैं बात हो रही है। अब मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ, वो बात आगे बढ़ ही नहीं पा रही, इधर उधर की बात निकल जा रही। फिर मैं बात शुरू करना चाहता हूँ, बात हो ही नहीं पा रही। भाई कहीं किसी युद्ध में जाना आसान होता है, लेकिन ये वाली चीज़ करने में बड़ी घबराहट होती है। मैं अपना एक लव स्टोरी का स्क्रिप्ट भी बनाया हूँ एक मूवी की तरह, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वो भी मैं आपके साथ ऑडियो में शेयर कर लूँगा। तो वहाँ पे मैं डर रहा था, डर के पहुँचा, बात शुरू होने लगी। वहाँ अंकल जी वहाँ लेटे हुए हैं, कहीं आराम कर रहे हैं, आंटी है चाय बना रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं से स्लिप इन करने की कि भाई अपनी बात शुरू करूँ, पर ऐसी बात शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ऑकवर्ड होता है। तो अब एकदम अचानक से मुझे लगा कि यार अब 25 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, और मैं अंदर से बिल्कुल भरा हुआ हूँ, क्या करूँ।
तो आंटी जैसी आई, बोले आंटी जी मेरे को आपसे कुछ बात करनी। बोले क्या बात करनी? मैंने कहा आप बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं नहीं, क्या बात है, ऐसी क्या बात है? मैंने कहा नहीं, ये मुझे बहुत पसंद है और क्या ऐसा हो सकता है? और पूरे रूम में सन्नाटा। वो जैसे स्टार प्लस के सीरियल नहीं होते हैं, ढैंग ढैंग ढैंग। अब मेरे को लगा कि भाई ये अंकल उठेंगे और अब अपने को पड़ेगी। पर वो 5 मिनट के सन्नाटे के बाद उठे, बोले ठीक है आपने अपनी बात कह दी, पर हमारा अपना यहाँ परिवार है, कोई हर फैसला हम लोग नहीं ले लेते हैं, हमारे घर में बड़े हैं तो उनसे हम ये बात कहेंगे, और अभी तो भाई इतनी उम्र भी नहीं है कि हम कोई जल्दबाजी करें, सोचेंगे देखेंगे। और मैंने कहा चलो पड़ी नहीं, इतना ही बहुत है, चलो घर चलते हैं। हम निकल पड़े। पर एक बात थी, मैंने उनका सामना करना नहीं छोड़ा। मैं बार बार उनके घर जाता था, मिलता था, बात करते थे हम। छोटा सा शहर था, छोटा सा गांव था, और वहाँ पे धीरे धीरे वो बातें बनने लगी। लेकिन हमारा ये जो होमवर्क का सिलसिला था ये शुरू था। तो जो मैंने सोचा था कि कल जाऊंगा, बात होगी, परसों सगाई होगी, अगले दिन शादी हो जाएगी, तो वो शादी होने में लग गया 3 साल। और उनका सिर्फ एक ही बात कहनी थी। उसी रात को बात ऐसी हुई कि जैसे मुझे कुछ हुआ नहीं, मुझे लगा चलो ये लगभग मान ही जाएंगे, अब देखो कब मंजूरी देते हैं। तो शाम को उन्होंने हमारी महबूबा की सुताई कर दी। बोले क्या चल रहा है, ये बंद, सब पढ़ना लिखना, ये वो सब बात ख़त्म। तो वो अगले दिन आई और बोले नहीं 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 हो सकता। मैंने कहा ये तो पहला कदम है, अभी तो बहुत लड़ाइयाँ बाकी है, मेरे को तो पड़ी नहीं थी। अगर ईमानदारी से कहूँ तो एक्चुअली भाई आप अलग तरीके से उस वक्त दीवानगी महसूस करते हो, पता नहीं क्यों आपको डर लगना बंद हो जाता है। आपकी सारी ताकत, आपकी सारी हिम्मत इकट्ठी हो जाती है। अब उस वक्त जो कुछ हुआ उसको मैं आज अगर देखूं और हंसूं और उसकी बातें बनाऊं तो शायद झूठ होगा। उस वक्त का सच वही था। क्योंकि इसलिए मैं कहता हूं हर उम्र में हर अनुभव से पूरा डूब के गुजरो, तो आपको आगे चल के कभी ये नहीं लगेगा कि यार उनको समझना मुश्किल होगा जब लोग दूसरे दीवानगी में जाएंगे। जिन लोगों ने कभी मोहब्बत को देखा नहीं है ना, तो वो कभी सिस्टम से बाहर ही नहीं जा पाते। उनको कभी समझ ही नहीं आ पाता कि ये उटपटांग बातें क्या हो रही है। तो उनके पिताजी का ये कहना था कि आदमी कुछ कमाता भी तो नहीं है, ये दिल का अच्छा इंसान है। मैं इस बात से इम्प्रेस हो गया कि इसने आके सीधा सामने ऐसे बात कर ली, कौन कर पाता है, और सच बोल दिया। और मैं इस बात से खुश हूँ, लेकिन ये करेगा क्या? अगर और कोई इनके भाइयों में से होते तो वो तो काम करते हैं, कमाते हैं, ये आदमी क्या करेगा, फकीर जैसा घूमता रहता है। अब उस वक्त कुंवारी लड़की को तो क्या दिखता है, शायर बड़े प्यारे लगते हैं, और उनकी बातें ऐसी रूमानी बातें, रोमांटिक बातें बड़ी प्यारी लगती है। तो हम उस जोश में थे और हमारे पास सपने थे कि ऐसा होगा तो ये करेंगे, वैसा होगा तो वो करेंगे। और वो वाला मामला नहीं होता कि वो एक दिन आके बोलती कि अरे आज पता है क्या हुआ, क्या हुआ, मैं घर पे आई थी, मैंने पहली बार खाना बनाया। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि जिस दिन ये 100वीं बार खाना बनाएगी और एक बार 1000वीं बार खाने बनाएगी, उस दिन उसको पता लगेगा कि यार ये कोई इतना खुश होने की बात तो नहीं थी। तो हर बात आपको इतनी दिल के करीब लगती है। जैसे मेरी बंदी आती थी और वो पता चला वो घर में आई है, ट्यूशन पढ़ रही है, मैं उसकी चप्पल देख के दिल धड़कने लगता था। उस गली में जहाँ मकान है उसको देख के दिल धड़कने लगता था। जो भी चीज़ उससे जुड़ी हो आप एकदम रोमांटिक सा महसूस करने लगते थे। ये सब गुजरा, मैं बार बार पहुँच रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्या करूँ? तो एक बार जब ये बात आई कि नहीं नहीं कुछ बन के दिखाओ, तो मैंने कहा चलो मैं घर से बाहर निकलता हूँ और कुछ बन के दिखाऊंगा। अब आप चले गए शहर में और वहाँ कुछ क्लास व्लास का इंतज़ाम करने लगे। अब क्या, हमारे भैया भाभी वो भी बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने, मतलब मुझे हमेशा, मैंने कहा ना, परिवार में सपोर्ट कितना मिला है वो ज़्यादा है, और मुश्किलें या वो चोट कितनी मिली है मुझे हमेशा वो हिसाब में कमी नज़र आती है। ये मानने की बात है। आप चाहो तो चोटें ज़्यादा गिन लो और सपोर्ट कम गिन लो और अपने आप को दुखी रख लो, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या हुआ, जब अपने आप घर में छोटी मोटी परेशानियां आती है, आपको लगता है बहुत बड़ी परेशानी हो सकता है उसकी वजह से आप डिप्रेस रहने लगो। लेकिन जब मैं अपने घर से बाहर निकला और अपने दोस्तों से बात की,
तो मुझे मालूम पड़ा कि हाँ यार, घर में तो ये सब चीज़ें चलती रही, तो आम माहौल है। तो मैंने कहा अरे दुनिया में कितना कम है, मेरा गम कितना कम है। तो मुझे सब चीज़ें नॉर्मल लगने लगी। और फिर ये 3 साल तक हम ऐसे संघर्ष करते रहे। फिर जाके एक बार ऐसा आ गया कि मेरे को लगा कि यार या तो पालूं या दूर चला जाऊं। तो वो इंडिया टूर वाली बात भी उसी वक्त हुई। मैं 6000 किलोमीटर बाइक से चला गया अपने आप को आजमाने के लिए कि कहीं ये दीवानगी हो तो उतर जाए बुखार भाई, क्योंकि ये बुखार सबको परेशान कर रहा है। फिर छोटा सा गांव में बातें बनते बनते इतनी बन जाती है कि कहीं से कहीं बात पहुंच जाती है। तब आपका दिल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो जब बहुत बातें होने लगी ना, एक घटना मेरे साथ ऐसी हुई कि मेरा कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। जब आसपास का हर आदमी आपको सवालिया निगाहों से देखे, ऐसा आपको लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अंदर जो कहानी चल रही है वो आपको सबकी आंखों में दिखाई देती है। तो मेरा कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। पर पता नहीं उस वक्त जब मैं अपने आप को एकदम हारा हुआ, नाकारा महसूस कर रहा था, क्योंकि इधर पिताजी भी, मतलब मेरी बीवी के पिताजी, मेरे ससुर जी, वो भी मान नहीं रहे थे। इधर मेरे काम का भी कुछ नहीं बन पा रहा था, मैं अपने आप को किसी तरह साबित नहीं कर पा रहा था। ऊपर से जो बातें बन रही गांव में वो बार बार यहाँ वहाँ से सुनने को आती थी। तो कई कई जगह पे ऐसा होता है, आप टूटने लगते हैं। ऐसे में पता नहीं एक कोचिंग क्लास वाला था, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था। तो वहाँ पे उनका कोई फैशन शो हो रहा था। और कमाल की बात यह है कि फैशन के बारे में मेरा नॉलेज सबसे कम है। वैसे तो अब आपको मेरे ग्रूमिंग को देख के, मेरे कपड़े लत्ते देख के समझने भी लगे होंगे। तो मैं कभी इसमें आउटर लुक्स में, अपने बाहर के अपीयरेंस में कभी इंटरेस्टेड रहा नहीं। मैंने वो विष्णु और शिवा वाला दोहा भी सुन लिया था कि देखो वो अच्छे कपड़े पहन के आए तो उनको लक्ष्मी मिली और शिवा को जहर मिला। तो भी अपने को समझ में नहीं आए, अपने को तो शिवा ही समझ में आते हैं। तो अब बात ये हुई कि मेरे को उन्होंने बुला लिया अपने एक फैशन शो में। बोले आप इनको, ये जो बंदे काम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दीजिए और फिर आप थोड़ा जज कर लीजिए इस इवेंट को। अब उनको भी नहीं पता कि उनका ये छोटा सा चीज़ कितना अपलिफ्ट कर देता है। दोस्तों मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात, कि लाख रुपए का नुकसान आपका ट्रेडर इन्वेस्टर की तरह हो जाए और आपको 5000 भी मिलेंगे ना, तो आप गेम में वापस आ जाओगे। कभी छोटे के महत्व को मत भूलिएगा। ये इसलिए खास तौर पे मैंने इस घटना को उठाया। फिर एक दिन जब ऐसा हो गया कि भाई या तो आर या पार, तो मैं 11 दिन के लिए मैंने उपवास कर लिया। उपवास मतलब मैं सिर्फ गर्म पानी पी रहा था। ऐसी स्थिति बन गई कि आर या पार, अब जिएंगे तो इसके साथ, नहीं तो निकल जाएंगे। तो उस वक्त उसके पिताजी थोड़े से पिघल गए और फिर हमारे एंगेजमेंट की बात होने लगी 3 साल बाद। और फिर हमारी शादी की तैयारी हो गई और जो शादी होने को नहीं थी वो शादी बड़ी धूमधाम से हुई और घर वाले साथ में थे सारे। मुझे याद है कि वो जो पहली बार प्रपोज़ल आया, वो मेरे पिताजी बैठे हुए थे। अब मेरे घर वालों को तो मालूम ही पड़ गया था कि भाई ये तो एक दिन अगर मिलने नहीं जाता है तो इसको थोड़ा सा बुखार उखार आ जाता है। इस तरह की स्थिति बना ली इसने। साइकोसोमेटिक मतलब आपके दिमाग से, आपके मन से कितना आपका शरीर जुड़ा हुआ है, ये प्रयोग हो सकते हैं ऐसी जगह पे। तो फिर वो आए मिलने और हमारे पिताजी ने कहा ठीक है, बच्चों की ये इच्छा है तो ऐसा कर लेते हैं। हमारे पिताजी को तो आप लगभग आप जानने भी लगे होंगे, नहीं तो अगले एपिसोड में जानने लग जाएंगे। तो शादी हो गई। वो पल मुझे याद है कि वो प्रपोज़ल लेके आया और फिर मैं अंदर गया किचन में और मेरी भाभी से नज़रें मिली और वो बड़ा स्वीट सा मोमेंट, जब वो खुशियाँ एक साथ जीने का जो बात आता है, बड़ा प्यारा सा मोमेंट बना। फिर शादी हो गई और अब सामने आ गई बात कि भाई चलो जीते हैं ज़िंदगी। और मुझे लगा कि अब तो कहाँ जाना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। लेकिन जब आप ऐसे सपने फैंटासी लेके चलते हो तो हकीकत के साथ में अगर आपका अनुभव नहीं है तो आप उसको निभा नहीं पाते। तो मैंने बहुत कोशिश की कि हम एक साथ सारे लोग रह पाएँ, लेकिन बहुत सारी कोशिश करने के बाद मुझे जब ऐसा लगने लगता है कि ये चीज़ आगे दूर तक जाने वाली नहीं है बल्कि और नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, तो मैंने हमेशा लाइफ में एक ही चीज़ कोशिश की है कि चिपक के रहने से रिश्तों में जान नहीं आती। अगर स्पेस चाहिए तो स्पेस लो और मुर्दे को ढोना नहीं,
क्योंकि मुर्दे को ढोते ढोते फिर आप भी मुर्दा बन जाते हो। तो कहीं कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। जब ज़िंदगियाँ बदलती है, लोगों के दिमाग बदलते हैं, उनके विज़न बदलते हैं, और मैं तो अपने आप को जानता ही था। मैं ज़िंदगी में हमेशा एक अलग और अजीब काम करना चाहता था जो बहुत सारे लोगों के साथ निभ नहीं सकता। तो मैं बाहर निकल आया। अब मैं एक दूसरे शहर में, छोटे शहर में शिफ्ट हो गया, और वहाँ मेरी वाइफ मेरे साथ है। इवन मेरे पेरेंट्स भी वहाँ मेरे साथ कभी आ रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, ऐसा चीज़ें चल रही है। और अब मैं अपना साइकिल लेके निकलता हूँ और कुछ काम करने जाता हूँ, तो ये वहाँ खिड़की में खड़ी होकर इंतज़ार करती है, और वापस मैं आता हूँ, बोले कहाँ चले गए थे? मैं कहा नहीं, बस थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। बोले नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक मुझे प्यार करो वाली स्टाइल में, और बस प्यार से जीवन चल जाएगा। क्योंकि क्या करें उनकी उम्र 20, हमारी 26, ऐसा कुछ रहा होगा, 21-26 वाला मामला। तो रोमांस वाली बात दिमाग में चल रही है, तो हमको लगता है कि भाई इसी से जीवन चल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही सही। अब छाँव तो ऊपर है ही माँ बाप की, और आप काम करने की कोशिश करते हो, पर काम में वो लग जाने वाली बात नहीं है, और राहत तो आपको है ही, जीवन तो अच्छा लग ही रहा है। तो अपनी जो मंथली इनकम थी वो समझ लो 100 रुपये भी नहीं थी। और ऐसे में मुझे लगा तो हम तो बस प्यार को ही दुनिया में फैलाएंगे, प्यार की डीलरशिप हम लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम लेते हैं, और प्यार की दुकान खोलेंगे समझो ये वाली स्थिति बन गई। कमा नहीं रहे हैं, लेकिन जीवन कैसे चल रहा है? क्योंकि दूसरों ने एफर्ट कर रखे हैं, इसलिए आपका जीवन चल रहा है। ये आपको समझ में नहीं आता उस वक्त। मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग उस एज में होंगे जो उस तरह की चीज़ें महसूस कर रहे हों, तो उनको इस एंगल से चीज़ें समझने का मौका मिले। अब क्या हुआ, बीमार पड़ गई। बीमार पड़ गई तो वहाँ ये स्थिति बनी कि मलेरिया है, मलेरिया की दवा देते हैं तो बच्ची बचेगी। वो प्रेग्नेंट थी साथ में, तो बच्ची बचेगी या माँ बचेगी, और ठीक ही नहीं हो रही है। हम पहले जब थे तो हमने कभी डॉक्टर्स के लिए, दवाओं के लिए पैसा खर्च नहीं किया। अब यहाँ पहली बार उसको एडमिट करना पड़ा, और वहाँ पे रोज़ का बिल बनने लगा। वो मैंने लगा यार कि प्यार में हम अपना सूखी रोटी खा के और 2 रोटी खा के, सब्जी खा के चल लेंगे, दाल रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो दवाई भी लगेगी यार। ज़िंदा रहने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं क्या करूँ? मैं हॉस्पिटल के सामने एडमिट था, वहाँ पे एक कैंप लगा हुआ था, वो एनसीसी का कैंप होगा किसी स्कूल में। तो मैंने कहा मेरे पास क्या है? तो मुझे ऐसा नज़र आया कि यार अपनी स्कूल जो थी उसके लिए मैंने स्टूडेंट के लिए कोई इंग्लिश का कैसेट बनाया था। तो मेरे को लगा कि मेरे पास ये चीज़ें, मैं एक कंसेप्ट लेके काम कर सकता हूँ। और मैं ओपनर न्यूज़पेपर, पहले मैगज़ीन पब्लिश करता था, तो मैंने कहा मैं न्यूज़पेपर सेल करने के लिए जाता हूँ सामने। तो मैं वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पे जो भी चीफ थे उनके साथ बात की कि मैं इनको कुछ समझाना चाहता हूँ। उन बच्चों से मैंने कहा कि देखो, आपको अगले 6 महीने के लिए स्कूल न्यूज़पेपर मिलेगा, इसमें ये चीज़ें आएगी, और ये इंग्लिश सीखने का सबकॉन्शियस टेक्निक है। इस कैसेट को चला के आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। और कीमत क्या है? 100 रुपया। बुकिंग करा लो अभी आप। तो वो 100 रुपये की बुकिंग उन्होंने करा ली। 25 लोगों ने मुझे पैसा दे दिया, तो 2500 रुपये आ गए मेरे पास। और अस्पताल का बिल उस वक्त 2-2.5 हज़ार के आसपास हो रहा था। तो मेरे अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस था। दोस्तों, ऐसी खुशी बहुत कम बार महसूस की है मैंने। मैं आपको ये समझा दूं कि पैसा कितना है, इससे खुशी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। वो कब और कैसे मिला, इससे बहुत रिलेशन है। मेरी लाइफ में ऐसा कई बार हुआ है। तो अब हमने कहा भाई काम किया जाना चाहिए। तो अब धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि आप निकले एक छोटे से टाउन से, राजगढ़ में थे आप, अब आप रतलाम आ गए थे। रतलाम एक छोटा शहर है, वहाँ पे बिज़नेस, नया बिज़नेस ग्रो करे, इसके लिए बहुत परेशानी है। मतलब कहने को ट्रेन्स भी वहाँ आती है, बिज़नेस भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ जगह है, ख़ासतौर पे नए तरह के आइडियाज़ को बड़ा शहर चाहिए होता है। तो बड़े शहर में जब हम पहुँचे तो मैंने एक बार ये विचार किया कि यार यहाँ पे जो हम रह रहे हैं, इसकी बजाय अब मैं ऐसे हफ्ते में चला जाता था और एक हॉस्टल में रह रहा हूँ। हॉस्टल में रह रहा हूँ, 2 दिन के लिए आ रहा हूँ, 2 दिन के लिए आके जब जाने को होता हूँ तो सब डिस्टर्ब है। बीवी तो नई शादी के बाद वो डिस्टर्ब रहेगी, ज़ाहिर है। और फिर वो दीवानापन तो मान ही लो ना, बाकी सब कारण तो बाजू में रख दो। 1-2 साल तक तो शादी का बुखार ही ऐसा रहता है कि उसके अलावा दिखता क्या है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई 24 घंटे साथ में रहें। तो फिर अब मैं
जुगाड़ जमाने लगा कि यार ऐसा कैसे करें कि हम शिफ्ट होके और बड़े शहर में चले जाएं। बड़े शहर में जब यहाँ के खर्चे नहीं निभ रहे तो वहाँ के कैसे निभेंगे। तो मैंने फिर हिसाब लगाया सारा। दोस्तों ये लेसन मैं आपको देना चाहता हूँ, इसलिए कहानी में बता रहा हूँ। हिसाब लगाया मैंने कि वहाँ पे मैं रहता हूँ हॉस्टल में, 1200 रुपये उसके रूम के रख रहे हैं, 1500 रुपये खाने के लग रहे हैं, फिर मेरा फ़ोन का बिल आता है अलग से, फिर अगर मेरे फ़ोन में अटेंड नहीं करता हूँ तो वो मेरे बिज़नेस की कॉल जो ऐड देता हूँ वो बेकार चले जाते हैं। तो ऐसे करके, और यहाँ पे कुछ खाना बनता है और यहाँ पे बिल भरते हैं फ़ोन के, यहाँ पे बिजली का बिल है। इन सब का इकट्ठा हिसाब लगा के मैंने ये देखा कि अगर हम थोड़ा सा यहाँ से हट के वहाँ शिफ्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च में डिफरेंस नहीं आ रहा है, वो हो सकता है 15-20% एक्स्ट्रा खर्च करके काम हो जाए। तो ये हिसाब समझ के वहाँ पे मैंने एक मकान लिया सही जगह पे, और वहाँ पे मैं अपना ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने लगा। अब वो समय चल रहा है हमारा जहाँ पे हम धीरे धीरे थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मालूम पड़ा भाई कि खर्चा आता है अगर 12,000 तो आप कमा पाते हो 6,000 7,000। मैं बार बार वो हिसाब की डायरी को जोड़ता था कि किसी तरह ये 10 पहुँच जाए, 11 हो जाए, किस दिन ये 13 हो जाएगा। 12 का खर्चे 13 कब हो जाएगा, नहीं हो पा रहा था। और स्ट्रगल में इसलिए नहीं बोलूँगा दोस्तों, नेट प्रैक्टिस वाली बात बताई ना मैंने आपको, कि जब आपके माँ बाप हैं साथ में और दूर भी हों, आपके पास नहीं हो, दूर भी हों, पर वो हैं, उनके होने से जो ताकत होती है ना, वो आपको पता है कि अगर आपने अपनों को अपना मान रखा है तो फिर आप कभी ज़मीन पे गिरेंगे तो ज़्यादा देर तक ज़मीन पे पड़े नहीं रहेंगे, कोई भी उठा लेगा आपको। और इंडिया में तो ये बहुत होता है भाई, बहुत ही प्यारे लोग हैं यहाँ के, भले ही आपसे वो लड़ते हैं, नाराज़ हैं, जो भी है। तो धीरे धीरे फिर वो ट्रेडिंग के लिए मैं कोशिश करने लगा। कुछ प्रोडक्ट बनाता हूँ तो हम लोग कई इवेंट में जाते थे, वहाँ पे जाके अपना स्पीड इंग्लिश कोर्स धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। उसमें 1 DVD 2 DVD 3 DVD, कैसेट से DVD हो गई, फिर वो डेवलप होता गया। उसमें मैजिक ग्रामर था, फिर एडवांस वोकेबुलरी, फिर सुपर स्मार्ट कोर्सेज आ गए, फिर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऐसे करके मैं काम कर रहा हूँ। इवेंट में जा रहा हूँ, वहाँ पर हम एक 3 दिन के लिए हमने एक स्टॉल ले लिया, उसका किराया है समझो 12,000 रुपये। अब 12,000 किराया दे दिया और पहले दिन पता चला 2,000 का भी माल नहीं बिका। दूसरा दिन हो गया, बोले 8,000 बिका, अभी इस बार तो जेब से पैसा देना पड़ेगा। अब उसमें क्या होता है, लोग धीरे धीरे रोज़ पूछने आते हैं, इंक्वायरी होती है। दिन भर में आप खाली खाली से रहते हो, आपको लगता है कोई सुपरहिट नहीं हो गए आप। लेकिन तीसरी रात तक हम देखते थे कि जो पैसा लगा उसका डबल पैसा आपके पास आ गया। अब अगले इवेंट की तैयारी में आओ, इतने खुश होते थे हम। उस छोटी छोटी सफलता में जो खुशी थी वो क्यों थी, क्योंकि हम सब मिलके साथ में काम कर रहे थे। और बीच में जब वो इवेंट ख़त्म हो गई, फिर हम अपने घरों की शादियां अटेंड करने लगे, मज़े करने लगे। जब आपके पास कोई रेगुलर काम नहीं होता है तो आप मस्ती में लग जाते हो। तो ऐसे में वही बीबी जो एक दिन आपसे कह रही थी कि मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, अब जब वो घर में रहते हैं, घर में ज़रूरत पड़ती है, आपका पति उतना कुछ कर नहीं पाता है, तो एक दिन वो कहती है कि भैया, मैंने कहा अरे वो अंकल, वो भैया, ये वो उनकी बात कर रहा था। बोले आपसे तो अच्छे ही हैं, कम से कम कमा के घर तो चलाते हैं। अब मैं एकदम हो गया सुपर कंफ्यूज, भाई ये क्या, एकदम ए साइड की कैसेट पलट के बी साइड की कैसेट बजाने लगे तुम तो। हम तो भैया समझ में नहीं आया अब क्या करें। तो वो जो रॉकेट को आग लगी, उसके बाद फिर हमने भिड़ के काम करने की कोशिश शुरू की। तो पहले तो जाके सबसे आसान रास्ता ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, उसके बाद में ट्रेडिंग में ठोकर, फिर वापस अपनी क्लासेस में जाके मेहनत करना, फिर क्लासेस से स्टॉक मार्केट की क्लासेस पे आना, ये सब शुरू होने लगा। अब धीरे 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 वो हमारी जो रिश्ते में ख़ास बात मुझे लगी, एक तो कम्युनिकेशन था। हम रोज़ रात को बात करते थे और हमेशा एक दूसरे से को उम्मीद दिलाने की बातें, कि कैसे कोई नाराज़ है घर में, भैया नाराज़ है, भाभी नाराज़ है, पापा नाराज़ है, मम्मी नाराज़ है, दीदी जिया जी, इनको खुश कैसे करें, वो बातें हम बार बार करते रहते थे। तो उससे हम एक दूसरे की नज़र में कहीं ना कहीं ऊपर उठते जाते थे। फिर एक चीज़ हमने ये की, एक दूसरे के जो कल्चर थे, फैमिलीज़ थे, उसको रिस्पेक्ट किया हमने। मतलब वो वाली कहानी जो सुनी थी ना, कि देवता और राक्षस से कहा गया कि बगैर हाथ मोड़े खाना खाओ, तो राक्षस परेशान होने लगे। देवता ने ऐसा किया कि मैं तेरे को खिलाता हूँ, तू मेरे को खिला। ऐसे मैंने उसकी फैमिली को अपनी फैमिली मान के उसकी कल्चर को रिस्पेक्ट करने लगा, उन्होंने मेरी फैमिली को अपनी फैमिली मान के कल्चर को रिस्पेक्ट करने लगे। और बात करते करते धीरे धीरे हम ये समझने लगे थे कि भाई परफेक्ट तो कोई भी नहीं है।
न मेरे मम्मी, न तेरी मम्मी, न मेरे पापा, न तेरे पापा, न मेरा भाई, न तेरा भाई। अगर इंसानों से प्यार करना है तो उनकी कमज़ोरी के साथ ही प्यार करना पड़ेगा। कोई भी यहाँ एकदम सच्चा आदमी नहीं है राजा हरिश्चंद्र की तरह, और मिलेगा भी नहीं। देवताओं से आप प्यार कर नहीं सकते, और वो भी सच्चे होते नहीं हो, तो आपने देखा ही है। तो असली बात क्या हुई कि जैसा भी है उससे क्या अच्छा हम ले सकते हैं, दे सकते हैं, वैसे हमको करना है। ऐसे हम आगे बढ़ने लगे। अब फिर अगला दौर क्या आया कि जब मेरी स्टॉक मार्केट क्लासेस बहुत सक्सेसफुल हो गई और मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाने लगा। दिन में आता था खाना खाने, शाम को आता था खाना खाने। मेरी बच्ची कब 3-4 साल की हो गई, दूसरी बच्ची पैदा हो रही है, हम साथ में बस थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो वहाँ पे फिर मेरे को एक बार मेरी बीवी ने यही कहा कि क्या है, अब माला पहन लो नोट की, उसके साथ ही रह लेना। मैंने कहा अरे फिर यू टर्न। और इधर जब मैं बहुत दुखी था, मतलब ये वाली बात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, जब आपके पास वक्त नहीं होता ना अपने लिए, तब आप खुश नहीं रह पाते। और ये नहीं कहूँगा कि लोग मेरे से जलते थे, ऐसी बात नहीं है। चीज़ें बदल जाती है। चीज़ें इसलिए बदल जाती है कि जब आप पहले आप धंधे को चलाने की कोशिश करते हो, फिर धंधा आपको चलाने लगता है, बिज़नेस आपको चलाने लगता है। जब बिज़नेस आपको चलाने लगता है और वो बिज़नेस ही आपकी पहचान बन जाता है, तो थोड़े दिन के लिए आपके दिमाग में गर्मी चढ़ सकती है। तो वो डिफरेंसेस आएंगे। आपके पास समय की कमी है, आप हर चीज़ को पैसों से फिक्स करना चाहेंगे, बात बनेगी नहीं। तो उन्होंने कहा अभी पैसे की माला पहन लेना। और इधर तो मैं खुद ही अपने बिज़नेस से थोड़ा बेजार हो रहा था और इतने में बाज़ार गिर गया, तो दुबले और दो साड़। तो अब हमने क्या कहा कि नहीं ठीक है भैया, नहीं करते काम, सब काम काज छोड़ देते हैं, हमको कहीं घुमाने नहीं ले जाते या हमको टाइम स्पेंड नहीं करते हमारे साथ। तो हम धीरे धीरे वहाँ एक दूरी बन गई थी, क्योंकि समय नहीं था बात करने के लिए। और फिर बाकी जो आप एक पूरी फैमिली के साथ में रहते हो, तो वहाँ पे सारे ज़िंदा इंसान हैं जिनका दिमाग अलग अलग दिशाओं में जाएगा। तो आप या तो मुर्दों से प्यार करने के सपने देखो जो वैसे ही चलें जैसे आप चाहते हो, या फिर ज़िंदा लोगों से प्यार करना है तो वो अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और उनको आपको समेटना पड़ेगा। तो वैसी वाली स्थिति आई, हम लोगों ने वो चीज़ की। अब लुक्स का हमारे साथ कोई काम ही नहीं था। जब हमारा अफेयर हुआ तो हमारे स्कूल के बच्चे बात करते रहते थे कि दोनों ने एक दूसरे में देखा क्या, क्यों इतने दीवाने हो रहे हैं। पर दो अधूरे लोग मिलके एक पूरी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उनको क्वालिटीज़ पे ही काम करना पड़ता था। शुरू के 5-10 साल में तो हम ऐसे बात करते थे कि वो तो देख मेरे साथ आ गई तो देख तेरे को क्या से क्या बना दिया, और उन्होंने कहा मैं हूँ तो मैंने आपको ये बता दिया, ये सिखा दिया। लेकिन असल में बाद में ये पता लगा कि लोग बेसिकली जैसे होते हैं, अगर वो मेरे साथ नहीं भी होती तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुश ही रहती, क्योंकि वो सॉल्यूशन माइंडेड है। अगर मैं कहीं और होता, किसी के साथ होता, तो भी मैं खुश होता, कहीं झगड़े नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैं सॉल्यूशन माइंडेड हूँ। प्रॉब्लम माइंडेड कब बनूंगा? जब प्रॉब्लम ऐसी हो जिसको टाला नहीं जा सके, जब प्रॉब्लम ऐसी हो जिसको मैं बहुत दिनों से, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ये गलती कई बार की कि मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम थी तो बहुत दिनों तक मैं सहता रहा। मुझे लगा कि अपने आप समझेंगे, अपने आप समझेंगे, अपने आप समझेंगे, मैंने बोला ही नहीं। फिर अचानक जब बोला तो उनको लगा कि यार ये इंसान तो बदल गया, ये ऐसा क्यों है। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आपको जैसे पैसों की उधारी थोड़ी थोड़ी चुकाते जानी चाहिए, वैसे अपनी शिकायतों की उधारी भी ना प्यार से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अगर बोलते जाओ तो आप उतने नाइस और प्यारे इंसान नहीं दिखोगे, लेकिन किसी को एकदम ऐसे ब्लास्ट भी नहीं करोगे आप। लेकिन जिस चीज़ को टालने की कोशिश करोगे ना, वो चीज़ और भारी बन के आपके दिमाग में आके आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरी शादी की बात में जो बात देखी हमने कि एक दूसरे की जिम्मेदारियों की इज्जत कर रहे थे और सीधी सीधी बात कर रहे थे कि आपको क्या चाहिए। और जब किसी ने खुल के अगर बात कही कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, तो हमने कहा चलो ठीक है। और उससे दोनों को ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि 2-3 साल तक फिर जब मैं बगैर काम के रहा, फिर से रिटायरमेंट जो मैं बात कर रहा हूँ 2009 से 2012 का, तब उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी है ना। पर इस सारे उतार चढ़ाव के बावजूद वो मेरे साथ थी। और जब सारी सफलता मिल गई, जब हम अपने कंफर्ट जोन में जाते हैं, तब हमारे बीच में एक अलग तरह की दूरी बनने लगती है। ये दूरी कहाँ से आती है? जब हम इतने सफल होने लगते हैं कि हमारी गिनती होने लगे किसी में, तब जाके हम, और जब आपको अपनी सफलता और अपना पैसा आंकड़ों में दिखने लगे, तब आपको कई बार ऐसा लगता है कि अब हमको कुछ
अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि वो सफलता बाहर दिखेगी कैसे। और अगर आपके आसपास की सोसाइटी ऐसी है जो उसी चीज़ को रिकग्नाइज करती है तो फिर ज़्यादा तकलीफ आती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बात हुई कि अब लंबे समय में जब हम साथ चलते गए तो हर कदम पे जैसे मुझे नुकसान हो गया तो उसने कहा कोई बात नहीं, पैसा ही तो गया है, आ जाएगा, फिर देखेंगे। अब वो अच्छी थी इसलिए ऐसा बोल रही थी, या वो फिर कम जानती थी चीज़ों के बारे में इसलिए ऐसा बोल रही थी। तो धीरे धीरे ये जो साथ मिलता है आपको, आपके साथी का, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, आप अपने पार्टनर के साथ इस एपिसोड को ज़रूर सुनिएगा कि सुबह घर से थोड़ी सी मुस्कान दे के भेजना शाम तक वो अनगिनत खुशियाँ समेट लाएगा। खासतौर पे ट्रेडर इन्वेस्टर्स को मैं ये कहूँगा कि आपको डर लगता है इस बात का कि कहीं कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो घर वाले सवाल करेंगे और उसके जवाब आपके पास होंगे कि नहीं कुछ समय तक, तो भजन सुनने पड़ेंगे। उस चक्कर में कई बार ट्रेडर ज़्यादा गलती करते हैं। उनको नुकसान हुआ है 10,000 का, उसको रिकवर करने के चक्कर में 25,000 का नुकसान कर लेते हैं। वो ठहर नहीं पाते और कहीं जल्दबाजी के चक्कर में पता चला बहुत डिमांडिंग बीवी है और वो कह रही है कि भैया आप जल्दी से मुझे बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, ये और वो सब करना है, और वो आपके काम को नहीं समझती अगर, तो फिर ये हो सकता है कि आप एक बार में दाव लगाने के चक्कर में बर्बादी हो जाओ और उनको इतना बर्बाद कर दो कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। तो एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। शादी में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। मैंने आज अपनी ये कहानी सुनाई, इस कहानी को आगे भी मैं लेके जाऊँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखो, किसी और की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी बन जाए, मेरी ज़िंदगी किसी और की ज़िंदगी बन जाए, और अगर मैं आज़ादी दूँ तो मेरी बीवी मेरे साथ हमेशा वफ़ादारी करेगी, धोखा नहीं करेगी, ये मुद्दा नहीं है। आपको कभी भी हक नहीं है कि आप किसी और की ज़िंदगी के मालिक बनो। ये एक सपोर्ट सिस्टम है जिसमें कोई आपके साथ जीना चाहता है तो खुशी खुशी आप जी सकते हो, अगर नहीं जीना चाहता है तो आप उसको जंजीरों में भी जकड़ के नहीं रख सकते। तो प्यार इसलिए नहीं करना है, या मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ अपनी बीवी को तो इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मुझे मज़ा नहीं आएगा कहीं और कुछ करके, इधर उधर झांक के। बस ये है कि उस छोटे से मज़े के लिए मैं इतनी बड़ी कीमत देने को राज़ी नहीं हूँ। मैं तेरे बिना नहीं जी सकता ये बात नहीं है, पर तेरे साथ जीने का मज़ा ही अलग है। ये सोच के अगर हम बात करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और डर के साथ चीज़ें नहीं चले। शुरू शुरू में जब हम अफेयर में थे तो हम ये देख पाते हैं अभी क्लियर, पहले हम इनसिक्योर थे। हम हमेशा 7 जन्मों की बातें करते थे कि कहीं छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, किसी और के तो नहीं हो जाओगे। अब हमको हंसी आती है। अब जब हम लव स्टोरीज़ देखते हैं तो हमको दिखता है कि इसमें प्यार और भरोसा कम, डर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। अब हमने क्या किया, हमारी शादी का जो सबसे बड़ा बेस बनता है, सब जगह सब रिश्तों से जुड़ गए। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भतीजा, मेरा भांजा वाली बात नहीं है, वो डायरेक्ट जुड़ गई है उनसे। मैं अपने ससुराल वालों से, मेरी सास क्योंकि मेरी माँ है, मेरा साला मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उनसे डायरेक्टली मैं जुड़ गया हूँ। तो कोई एहसान नहीं कर रहा किसी के ऊपर। अब हमने इतने सारे लोगों के साथ अपने आप को जोड़ के रख लिया है कि कल को मैं सोचूं कि इसको छोड़ दूं तो वो 100 लोग जब सवाल करने आएंगे उनकी ज़्यादा चिंता होगी मेरे को, इसको तो फिर भी मैं चलो किसी तरह निपटा लूँगा। तो दोस्तों, आपके संबंधों की मजबूती कब होगी, जब आप गमले में पेड़ नहीं उगाओ। पेड़ को एक गहरी ज़मीन में उगाइए ताकि जड़ें फैले। जड़ें अगर फैल गई तो फिर ये पेड़ कोई उखाड़ नहीं सकता। तो यही बात थी, शादियाँ क्यों चलती थी, रिलेशनशिप, क्योंकि उसमें दोस्ती होनी चाहिए। अभी दोस्ती हमारी एकदम उतनी भी गहरी नहीं हुई है कि हम अपनी हर बात को शेयर ही करेंगे, लेकिन होना चाहिए। इसकी कोशिश में हम, और हमारा रिश्ता ज़िंदगी की खुशी का बहुत बड़ा आधार है। तो दोस्तों, कैसे हो बिंदास ज़िंदगी, जो आपको ऑडियो कोर्स मिलता है, उसमें मैंने बताया है कि आपको 4 चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ती है। सिर्फ पैसा नहीं, पैसा इन्वेस्ट करना है, प्यार इन्वेस्ट करना है, समय इन्वेस्ट करना है, और नॉलेज इन्वेस्ट करना है। पैसा, प्यार, समय और नॉलेज, अगर ये चारों चीज़ें इन्वेस्ट की तब आपकी ज़िंदगी बनेगी एक परफेक्ट लाइफ के करीब। अदरवाइज़ ज़िंदगी में अधूरापन रहेगा। अगर आप करोड़पति बन गए तो हो सकता है आपका डिवोर्स हो जाए। अगर आपका डिवोर्स नहीं हुआ तो आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपसे प्यार नहीं करते, आपको समझते नहीं हैं। और अगर आपको नॉलेज नहीं मिल रहा है तो ज़िंदगी कहीं ऐसी ठहर जाएगी कि आपको लगेगा कि अब मज़ा नहीं आ रहा भैया, अब मैं दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, अब मैं ज़्यादा पी नहीं सकता, नाच नहीं सकता। तो खुशी दूसरे तरीके से मिल जाएगी ना भाई। खुशी अपना रूप बदलती रहती है। तो अपनी उम्र के साथ ईमानदारी रखते हुए आप नई तरह की खुशी पे चले जाओ, तो नई तरह की ज़िंदगी का मज़ा ले लोगे।
तो आप पैरेलल स्कूल में जाइए, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में बात भी हुई है। दोस्तों ये एपिसोड कैसा लगा आपको, ये ज़रूर ध्यान देना, और अपनी पर्सनल स्टोरी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखें। थैंक यू वेरी मच।